प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और हमें आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं इंडिया से अंबर जैदी साहिबा, जो कि जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अंबर जैदी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया जी। काफी शोज में आती जाती रहती हैं, देखते हैं काफी डिबेट्स आपकी चलती हैं, सारी किस्म की डिबेट्स होती हैं। बयान बल्कि जो याद हमारा पिछला प्रोग्राम था जिसमें आप मेरे प्रोग्राम में आई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें काफी कमेंट्स जब उन्होंने कहा कि जनाब आलिया ने ये वाला टॉपिक जो है ये ढूंढ के रखा है। वो आपने अबाया रो पे किया था ना, वो एक वो चल रहा था जी वहां पे के हवाले से स्कूल्स में है। तो मैं जी अब उन्होंने ये तो अंबर जैदी ने खुद टॉपिक सजेस्ट किया और लोग मुझे कह रहे हैं कि मैंने ढूंढा। नहीं, एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें। आपने पूछा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मैंने बोला ये हो रहा है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो हाँ हाँ डिस्कस करके, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारी चीजें लोग समझ रहे हैं कि जानबूझ के ये किया जा रहा है, ये हुआ है, उसमें उन्हें लोगों ये को नहीं आलिया जी कभी खुश नहीं कर सकते, कभी लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते, कुछ भी कर लीजिए। आपको क्या, आपने कहा था कि आप इसमें बहुत सारी डिबेट्स कर रही थी ना उस वक्त भी, जैसे जी जी आजकल। जी, उस वक्त डिबेट्स हो रहे थे जी। जैसे कि आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमारे यहाँ डिबेट चल रही है। तो और हमने, यूनिफॉर्म तो फिर उसके ऊपर हमने कर ली। अच्छा, अब मैंने जो आज टॉपिक जो है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दो तीन टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक टॉपिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से कुछ नई खबरें। अब तब से हमें कंटेंट मिल गया कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वहां पे विजिट किया, और उसके बाद से फिर खान साहब ने तो कहना शुरू कर दिया ये तो मारेगा भाई, खतरे की घंटी बज गई, अब तो देखना वो बस। अब हमें ऐसा लगता है कि किसी भी दिन या किसी भी वक्त इंडिया की तरफ से हमला हो जाएगा, क्योंकि इंडिया तो इतना ताकतवर बन चुका है। मैंने कहा भाई ऐसा लगता है अभी बना है, वो तो पता नहीं कितने अरसे से इस पोजीशन पर है। लेकिन क्या ऐसा कोई चांस है, क्या इसकी जो आप इस पे भी बात कीजिएगा कि एक बड़ी डेवलपमेंट है ये और आप लोग और ताकतवर होके उभर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि हम अगर कमजोर हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं आलिया जी। जो भारत की पॉलिसी है उसमें कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक करना, इतिहास की बात करें या आज की जो मौजूदा दौर में पॉलिसी है भारत की, वो कभी भी किसी के ऊपर जुल्म करना या वॉर इनिशिएट करना आज के दौर में तो भारत जैसी कंट्री है, कोई भी जो कंट्री डेवलप हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो उनके एजेंडा में होना नहीं चाहिए, नहीं हो सकता है। और ये बात भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते रहते हैं कि आज का दौर वो दौर है जहां पर वॉर को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, या वॉर के करके हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। अंत में हमें टेबल पे ही बैठना होता है, चाहे हम वर्ल्ड वॉर्स की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, एंड में होना यही है कि टेबल पे डिस्कशन होगा और उसका जो भी सोल्यूशन निकाला जाएगा, मसला रिजॉल्व टेबल पे ही होना है। तो जब बातचीत से हल निकल सकता है तो हथियार, तलवार या फिर बॉम्ब उठाने की जरूरत क्या है। और भारत जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पर ग्लोबली आगे बढ़ रहा है, आज हम पांचवी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है और हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान पे या कहीं पे भी इस तरह की, क्योंकि चाइना के साथ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। चाइना के साथ हमारे ट्रेड्स भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी पिछले कुछ सालों में अपनाई हुई है उसको लेकर कई सारी वजह हैं, वो आप भी जानती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वॉर एजेंडा में कहीं पर भी नजर आती है। अच्छा, तो उसपे ये जो बात कही जाती है उसको लेके, जो पाकिस्तान का कश्मीर है कि जनाब ये इसमें जो है कुछ हो सकता है, ये हमने लेना है वापस और इस पे ये हो सकता है, वो उसपे क्या सिचुएशन है, क्या उसपे भी यही है स्ट्रेटेजी? देखिए, अगर पाकिस्तान की बात करें, वो सॉरी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर बात करें, क्योंकि देखिए कश्मीर की जब भी बात आती है तो कश्मीर भारत का है पूरा, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और हमारा तो हमारा है ही, तो कश्मीर तो पूरा ही भारत का है। जो भी महाराजा हरि सिंह के साथ समझौता हुआ था, उन्होंने कश्मीर को भारत के साथ मिलाया था, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो वो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और जो कि जिसका हकदार भारत है, और वो भारत का मसला है। अगर मैं आपके घर में आके आपकी कुर्सी पे कब्जा कर लूं और वो पूरा घर आपका है, आपका ड्राइंग रूम या बेडरूम आपका है, तो वो कुर्सी मेरी नहीं हो जाएगी, वो घर आपका है और एक दिन मुझे वो कुर्सी छोड़कर अपने घर जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर एक कहीं ना कहीं एक फैसले पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहा है पाकिस्तान के अगर डेवलपमेंट की जो राहों में, अगर कहीं ना कहीं एक बड़े रोड़े की तरह, क्योंकि कश्मीर को चुनाव में भी कश्मीर मुद्दे को काफी उछाला जाता है, आवाम के बीच भी कश्मीर मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा, हर किसी के जहन में, हर किसी की जब भी चर्चा में कहीं पे भी डिस्कशन देके कश्मीर की बात जरूर होती है, डेवलपमेंट की बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि
कश्मीर मुद्दे से आगे बढ़कर पाकिस्तान को डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और तो मैं सेकंड करती हूँ कि डेवलपमेंट हमारी जो है इस बिना पर बहुत सी ऐसी बातें या ऐसे नैरेटिव चल रहे होते हैं जिस बिना पर हम डेवलपमेंट को पीछे रख देते हैं और हम और तरह के मसाइल में पड़ जाते हैं, जो कि हम अभी तक हल भी कर नहीं पाए और ऐसा नजर भी नहीं आता। लेकिन क्या जो मेरा सवाल था वो ये नहीं था, वो तो ये जो हमारा मुद्दा है, जी मैं आ रही थी उस पे। जी बोलिए, आप सवाल कीजिए। जो कश्मीर पे बात होती है वो तो मुझे क्या पता है, वो तो जो भी है। लेकिन उसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जंग की बात होती है कि नहीं जी तो जंग ना कर दे इंडिया, क्योंकि अब तो वो कर सकता है, ये मैं बात पूछ रही हूँ आपसे। नहीं देखिए, अभी हम अभी अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, इनफैक्ट इसी हफ्ते की बात है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान की तरफ है उसके बारे में बात कही कि वो भारत का अभिन्न अंग है, यानी कि हमारा एक बेजोड़ हिस्सा है, वो ना टूटने वाला हिस्सा है, जिसको हम कभी भी नहीं खुद से अलग कर सकते। वो हमारा है, वो हमारे पास आएगा बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई तलवार उठाए, बिना कोई जंग के। तो इस तरह की पॉलिसी इधर भी ऐसे ही लोग हैं, यहाँ से भी यही नैरेटिव चलता है। एग्जैक्टली जी, आगे प्लीज। लेकिन भारत और पाकिस्तान की अगर हम उनकी सलाहियतों के बारे में बात करें कि कौन बिना जंग लड़े पाकिस्तान से कश्मीर को ले सकता है, वो सब आपके सामने है। भारत ये करने में सक्षम है और हम ऐसा कर सकते हैं। और जंग का कोई चांस नहीं है, ये आप एग्जैक्टली, जंग भारत के एजेंडा में कभी भी नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। और क्योंकि जंग जब होती है तो लोगों पर, जो आम लोग होते हैं, सिविलियंस होते हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म होता है। और मुझे नहीं लगता कि भारत इस तरह की कोई भी भूल करेगा या इस तरह का कोई भी कदम उठाएगा, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स की जब भी बात आती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये मुद्दा रहता है और बहुत अहम ये बात है कि किसी के भी ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट जोन हो। और कश्मीर को लेकर जब भी मसले की बात करते हैं तो भारत ने बहुत ही पेशेंस के साथ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को डील किया है, और जिसकी वजह से जो हम यूनाइटेड नेशंस की जो लिस्ट थी, जिसकी आप चर्चा भी कर रही थी स्टार्टिंग में, कि किस तरह से वो वॉर कॉन्फ्लिक्ट में जहां पर बच्चे उसका शिकार होते हैं, तो उस लिस्ट से भारत 12 साल बाद बाहर निकला है। और क्योंकि उन बच्चों के अधिकारों के लिए, या फिर उनके हुकूक की बात करें, या फिर उन कॉन्फ्लिक्ट जोन में किस तरह से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आम छोटे बच्चों की बात करें या आम लोगों के हुकूक की बात करें, तो उनको लेकर भारत काफी उसको लेकर काफी सशक्त, उसको लेकर बहुत ही सजग नजर आता है, बहुत ही अवेयर नजर आता है, और बहुत ही संजीदगी के साथ ग्राउंड पे काम करता है। आप ये कह रही हैं कि जो आफ्टर 12 इयर्स इस लिस्ट से नाम निकला है इंडिया का, वो उस बिना पर निकला है कि क्योंकि वहां के हालात बहुत बेहतर हुए हैं, वहां पे जिस बिना पर नाम था वो सारे हालात जो हैं वो कम हुए हैं या खत्म हो गए, इसलिए ये वाला नाम निकला है। तो एब्सोल्युटली, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से ने अगर लिस्ट से नाम बाहर निकाला है, वो इसलिए क्योंकि भारत ने उन मुद्दों पर, उन मसलों पर काम किया। और जानना चाहूंगी आप क्या समझती हैं कि इस वक्त वो हालात किस तरीके से बेहतर हुए, या आम लोगों के लिए जो वहां पे क्या काम किया गया जिसकी बिना पर ये स्टेप लिया? देखिए, अगर हम खासतौर से कश्मीर की बात करें, क्योंकि कश्मीर एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन भारत के अंदर है, जहां पर जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पर बच्चे होते हैं, और वो फैमिलीज जिनके पास रोजगार के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता और पढ़ाई के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। तो पढ़ाई की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, या फिर गरीबों पर राशन उन तक पहुंचाने की बात हो, आज भारत 60 से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देती है भारत सरकार। और स्टेट, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स की भी पॉलिसीज हैं जिसके अंदर राशन जो गरीब लोग हैं या जरूरतमंद है उनको पहुंचाया जाता है। और उसमें ऐसा नहीं कि कोई मोटा सा गंदा गेहूं या चावल दे दिया जाए, उसमें अच्छे साफ गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, दालें होती हैं, तेल होता है, और रिफाइंड ऑयल होता है, नमक और चीनी, सारी चीजें होती हैं, एक प्रॉपर राशन होता है जिससे एक परिवार का गुजारा हो सकता है। तो ये आ गई बेसिक नेसेसिटी जो एक हर इंसान के लिए जरूरी होता है। तो राशन हो जाता है, फ्री इलाज के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, और कश्मीर के एक एक कोने कोने तक स्कूल्स सरकार द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ के द्वारा कश्मीर में पहुंचाया जा रहा है। और कश्मीर में एजुकेशन की बात करें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। और खासतौर से जो बच्चे कम उम्र के होते थे उनको पत्थरबाजी और इस तरह की चीजों में वर्गलाकर इस्तेमाल किया जाता है, वो अब बदली है सूरत हाल, क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है
और लोग मेन स्ट्रीम से बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है कि भारत एक बड़ी एक ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी अपना फ्यूचर देखना है, ना कि इस तरह की किसी भी हरकतों में मुलव्वस होना है। तो हर एक इंसान को जब एक ब्राइट फ्यूचर नजर आता है तो अपने बारे में सोचता है, और उसको राह दिखाने के लिए सरकार है, क्योंकि लीडर्स का काम होता है जनता को, आवाम को लीड करना, उनको सही दिशा दिखाना। तो वो दिशा अब दिखाई गई है, और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग जो बॉर्डर के पार रह गए उनको भी वो दिशा में जुड़ने का मौका मिले। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने बात की ना, तो मैं तो ये सलाह दूंगी कि आप वहां पर भी एक अपना जो आईटी आपका एक मुंबई में है या दिल्ली में है, आई थिंक आईटी जिस बिना पर वहीं से पढ़ के सब निकलते हैं। आईआईटी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। हाँ, एक आईआईटी आप कश्मीर में बना दें तो वहां से फिर वो वहां से भी ऐसे नौजवान निकलने शुरू हो जाएंगे। नहीं, वहां पे हैं ऑलरेडी, बहुत सारे हैं आईआईटीएंस हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स कश्मीर से आते हैं, क्योंकि कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे हैं, और क्वालिफाइड चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, डॉक्टर्स निकलते हैं जो कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। तो कश्मीर में चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, हर फील्ड में कश्मीर के नौजवान बराबरी से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इनफैक्ट मेडिकल फील्ड में तो वो काफी आगे हैं। अच्छा, अब मेरे जहन में बात हो रही ना, ऐसी मेरे जहन में भी ये आया कि क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में उसमें निस्बत काफी दूर है, तो अगर हमारे ताल्लुकात या रिलेशन बेहतर हो जाएं और हम ये कहें कि जनाब जिस तरह आईआईटी वहां पर है और आपकी इस बिना पर जो है वो देखें कितनी तरक्की आप कर गए, तो हमारी तरफ भी ये पहुंचाएं और कंट्रीब्यूट करें और यहाँ पर वहां से आए, यहाँ पर सिखाने के लिए यहाँ पे भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं। क्या आप समझती हैं कि कभी ऐसा फ्यूचर में जो है वो हो सकता है या इसके चांसेस हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, बशर्ते ये कि पाकिस्तान के साथ जो भारत का एक सबसे बड़ा एक शिकायत है और एक सबसे बड़ा इजहार ये है कि आप टेररिज्म को लेकर अपनी पॉलिसीज पे सख्ती बरतिए, और जो टेररिस्ट वहां पर हैं जिनके भारत में जिन्होंने वो किया, जिनको पाकिस्तान संरक्षण देता है, वो सारे कुछ शिकायतें हैं वो रिजॉल्व हो जाए। और बाकी हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश स्टूडेंट्स हमारे यहाँ भी जाते हैं, हमारे यहाँ से भी जाते हैं, उधर से भी आते हैं, और बाकी कंट्रीज से भी हम देखते हैं, बिल्कुल बच्चे उधर उधर पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद आती है आईआईटी में पढ़ने के लिए? नहीं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि भारत में इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे, एजुकेशन अगर पूरे एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो काफी बेहतर है, और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज्यादा चीजें एडवांस हुई है टेक्नोलॉजिकली, क्योंकि जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जाता है, और हम एक टेक्निकली बहुत एडवांस और रिच कंट्री हैं। और हम इनफैक्ट दूसरे देशों को भी, हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो बड़े बड़े स्टेलवर्ड्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो हम ग्लोबली देखते हैं भारत से निकल कर जाते हैं, और यहीं से निकल कर वो अमेरिका हो वहां पे जाके लीड करते हैं। तो हम उस क्वालिटी के जो ह्यूमन कैपिटल्स हैं वो प्रोड्यूस करने में हम सक्षम हैं, हम उस लायक हैं, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस सालों पहले उनकी बुनियाद रखी गई, और वो भारत के अलग अलग हिस्सों में है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो हर लेवल पे और हर स्ट्रेटा ऑफ लाइफ के जो लोग हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, तो अपनी सलाहियत और अब जो भी जिसकी काबिलियत है उसके हिसाब से उनको कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं। जो इंडिया का एक विजिट हुआ है वहां पर अमेरिका के, तो ये कहा जा रहा है कि जैसे उनको और भी ताकत मिल गई है और ये सब देखा जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि क्या और आपको ताकत मिली है या कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं वहां पर? जो वैसे तो डिफेंस टेक्नोलॉजी इस पे बहुत ज्यादा एग्रीमेंट्स की बात की जा रही है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे फीचर्स बताना चाहें कि जिसके बाद वाकई ये जो बात कही जा रही है कि आप लोग बहुत इससे और स्ट्रॉन्ग। देखिए, मुझे लगता है अगर भारत की बात की जाए तो भारत को किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन भारत की जरूरत सबको है, चाहे अमेरिका की बात हो या किसी और कंट्री की बात करें, क्योंकि भारत एक बड़ी पावर है। हमारे चाहे आबादी की बात करें, हमारे यहाँ स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, जैसे कि मैंने बताया, हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से चाहे हम जो ह्यूमन कैपिटल, जो लोग, जो बच्चे हमारे यहाँ से स्किल्ड निकल कर जाते हैं, चाहे दूसरे देशों में जाकर काम करें, उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें, या फिर हम एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पे भी अगर भारत को देखें तो दूसरे देश हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं,
और भारत की सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी है। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और भारत का ये उद्देश्य है कि हम हर चीज को अपने ही देश में बनाएं और एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट हम एक कंट्री के तौर पे हर चीज में, हर दिशा में प्रधानमंत्री मोदी में काम किया है और कर रहे हैं, आगे भी उसको लेकर बड़ा विजन है। और एक बात आपने कही कि वहां पर किस तरह के डील्स की बात, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा आर्म डील की हो रही थी जो कि अमेरिका के साथ होनी है, और अभी भारत ने उस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। तो अमेरिका की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी जब जाने वाले थे तो ये कहा गया था कि अब ये भारत के ऊपर है, और क्योंकि ये बड़ी डील है, महंगी डील है, तो अमेरिका उम्मीद जता रहा है कि वो डील साइन हो। लेकिन उस डील से भारत को कितना फायदा होता है, क्या जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, तो हाँ, उसके बाद ये चीजें क्लियर हुई हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा भारत में, यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत वो सारे आर्म्स और वो सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनेंगी। और ऑफ कोर्स अगर क्योंकि भारत की बात करें तो भारत के पास भी वो सारी चीजें हैं, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हम और बेहतर हथियार बना पाएंगे अपने ही, और दूसरे कुछ सालों में फिर और जो कंट्रीज हैं उनको भी सप्लाई कर पाएंगे। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कोई भी चाहे हम किसी इंडिविजुअल रिलेशंस की बात करें या कंट्री लेवल पर जो भी टाइज होते हैं या रिलेशनशिप्स होते हैं, वो म्यूचुअल बेनिफिट्स पर बेस होते हैं। तो ऑफ कोर्स भारत भी अपना हित उसमें देखता है और किस तरह से हमारा फायदा हो सकता है, वो एक एजेंडा भारत के प्रधानमंत्री मोदी लेकर चलते हैं, क्योंकि इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो उस दिशा में कई सारी चीजें हैं जो आगे जिन पर काम किया जा रहा है। अंबर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू आलिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।